अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस में आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा तो मुअत्तल हो गई है, लेकिन उन्हें फिर भी रिहाई नहीं मिली है, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके जमानती मचल के जमा नहीं कराए गए, तो दूसरी तरफ वो इस वक्त साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं और कल उनकी खुसूसी अदालत में पेशी भी है। इस हवाले से जो ऑर्डर सामने आया है उसमें साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत के जज ने अटक जेल के सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत जारी की थी कि वो 30 अगस्त यानी कल चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करें और तब तक उन्हें जुडिशल लॉकअप में रखें। मगर अब से कुछ देर पहले ये पेशरफ सामने आई है कि साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही होगी। खुसूसी अदालत के जज अटक जेल जाकर समाअत करेंगे। इस हवाले से इदारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है और सिक्योरिटी खदशात को इसकी वजह करार दिया है। लेकिन साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल में गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ सवालात उठा रही है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में अदालत के सामने पेश किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड मंजूर करना गैर कानूनी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने से पहले किसी भी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जो फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। बहरहाल आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके हैं, मगर कल इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो भी सकती है। ताहम आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के 8 सफ़हात के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस के मेरिट्स पर कोई बात नहीं की है और इसे सजा मुअत्तली के स्टेज पर गैर ज़रूरी करार दे दिया है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान केस के मेरिट पर भी बात की थी और उस पर सवालात भी उठाए थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा समाअतों में क्या करती है, अगर वो इस मामले में अब भी समाअत करती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मौजूदा दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इस्तदा की गई कि अपील के हतमी फैसले तक उनकी सजा मुअत्तल की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी है वो कम सजा के उसूल पर पूरा उतरती है। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट एक केस में करार दे चुकी है कि यह लाजमी नहीं है कि हर केस में ही सजा मुअत्तल की जाए और यह हाई कोर्ट की सवाबदीद है कि वो जमानत दे या ना दे। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि यह इख्तियार बुनियादी अदालती उसूलों के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए ये नोट किया जाता है कि आमतौर पर 3 साल की सजा को कम सजा तस्वुर किया जाता है और इस सूरत में अदालत का यह इख्तियार सजा मुअत्तली के जरिए दरख्वास्त गुजार के हक में इस्तेमाल किया जाता है। फैसले के मुताबिक फरीकैन की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार समेत जो दीगर इशूज उठाए गए हैं वो बहुत गौर तलब हैं, मगर यह बहस सजा मुअत्तली के स्टेज पर जरूरी नहीं है, खासतौर पर उस वक्त कि जब सजा कम दौरानिए की हो। अगरचा फरीकैन ने लंबे दलाइल दिए, लेकिन अभी इन सवालात पर फैसला नहीं किया जाता और उन्हें मरकजी अपील पर फैसला करने के स्टेज के लिए छोड़ दिया जाता है। हम समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली के हकदार हैं और उन्हें जमानत पर रिहा कर देना चाहिए, लिहाजा उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और 5 अगस्त 2023 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जो सजा दी थी उसे मुअत्तल किया जाता है और चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था, लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के सियाबाब में लिखा जाएगा। घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब की बरसात हो, सब माफ। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 24 दिन बाद चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो गई है, लेकिन अब भी उनके इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली खत्म नहीं हुई है और वो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं हो जाता और ये फैसला उनके हक में नहीं आ जाता। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर समाअत के दौरान संजीदा सवालात उठा चुकी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस से रिहाई मिलने के बाद भी इसलिए जेल में है कि एक तो आज अदालती वक्त खत्म होने से पहले उनके जमानती मचल के जमा नहीं किए जा सके, तो दूसरी तरफ साइफर केस में जेल में होते हुए FIA ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और अदालत से 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड भी हासिल किया हुआ है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन और नून लीग के रहनुमा अता तारड़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों ने ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर अता तारड़ साहब आप जो एक बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट की है शहबाज शरीफ साहब ने कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल
के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आपने भी एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदालत पर सवाल उठा रहे हैं आप। 3 साल से कम की सजा हो, आम साइलिन को भी 1 से 1.5 महीने में उस पर सजा मौतली की सूरत में इंसाफ मिल जाता है। इमरान खान साहब को मिला है तो कुछ अलग नहीं हुआ है, ये ऐन जो रिवायात हैं, कानून है, उसके मुताबिक हुआ है। उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हैं, अदालत क्यों रखती उनको जेल में? सजा मौतली हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है। देखिए, सजा मुअत्तल करने का शाहजेब साहब एक तरीका था। किसी आम शहरी के लिए डिविजनल बेंच जो डीबी होती है, जिसमें 2 जज साहिबान होते हैं, वो जुम्मे को नहीं बैठता, वो हफ्ते को नहीं बैठता। जुमेरात आखिरी दिन है जब डिविजनल बेंच केसेस की समाअत करता है। नंबर 1, ये तो एक नॉर्म से हटके है, प्रोसीजर से हटके है। इतनी उजलत किस बात की थी? नंबर 2, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट डे टू डे इस केस को ऑलमोस्ट चला रहा था और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेरे समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी ख़राब की। उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन को लगाया जिसकी प्रेयर में वो चीज़ें थी ही नहीं जिनको डिस्कस किया गया, और ट्रायल कोर्ट के फैसले के एक एक मेरिट को डिटेल में जाके उस पर बात की गई। और आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई से कि कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बेंच सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बतौर वकील सफाई वो केस वहां पे आर्ग्यू किया और ऑब्जर्वेशंस दी। मगर रज़ा साहब, आज का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस पर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तनकीद की, उससे पहले भी तनकीद की, मगर जो आज का फैसला है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने नजर आ रहा है कि मेरिट पर कोई बात नहीं की गई है आज के फैसले में, जब सजा को सस्पेंड किया गया है ना मेरिट पर बात की है। और ये वो रिलीफ है जो रिलीफ किसी को भी मिलता है। मरियम नवाज साहिबा की सजा ज्यादा थी, 2 महीने 10 दिन में उनको भी मिल गया था, नवाज शरीफ साहब को भी मिल गया, तो ये रिलीफ मिलना ही था। आप अदालत पे सवाल कैसे उठा रहे हैं? क्योंकि उन ऑब्जर्वेशंस का आज के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कैप्टन सफ्तर साहब की सजा 1 साल की थी, 3 साल की भी नहीं थी, उनको भी 3 महीने बाद रिलीफ मिला था। हमारा एतराज उस उजलत पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए एक स्पीड लगवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और बाकायदा इनके लॉयर्स ने यरगमाल बनाया, वहां पे गालम गलोच नारेबाजी की कोर्ट रूम के अंदर। देखिए, फ्राइडे सैटरडे को डीबी का केस सुना एक अनहोनी है, नहीं होता मामूल के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, ईसीपी के वकील ने कहा कि ऐसे केसेस में स्टेट को पार्टी बनाया जाता है, कोर्ट टाइम खत्म हो गया है, आप कल पे रख लें, स्टेट को पार्टी बनाएं, स्टेट को सुन लें। अपनी सपोर्ट में वो राहुल गांधी के केस को लेके आए जो कि इंडियन जुरिस्डिक्शन से है, उसमें 1 साल की सजा थी, स्टेट को पार्टी बनाया गया था और सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ था। तो देखिए, जहां पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग्स कर रहे हो, जल्दी में कर रहे हो, स्टेट को पार्टी ना बनाएं, उजलत के अंदर ये सारा मामला करें, तो फिर हुमायूं दिलावर से किस बात का गिला है जब कहते हैं कि उसने 11 माह में डिसीजन दिया और 11 माह में वो सजा सुनाई? तो ये तो चंद दिनों के अंदर जो है वो मामला जो है इन्होंने एक तरफ लगा दिया। हालांकि ट्रायल के दौरान कई बार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, बट ऑफ डेज पे डीबी को सुनना, उसके बाद स्टेट को पार्टी ना बनाना, सेंटेंस सस्पेंड हो जाता। मगर एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते और एक टाइम लगा के करते, ये टाइम से पहले किया गया। मगर शुएब शाहीन साहब, आपकी आज मैं प्रेस टॉक देख रहा था, आप तो इसके बावजूद खुश नहीं हैं, ये भी एतराज कर रहे हैं कि जी अदालत ने बड़ा लाडले वाला ट्रीटमेंट दिया इमरान खान साहब को। आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर पहले भी तनकीद कर रहे थे, और आज जब जजमेंट सस्पेंड हुई है, आप उस वक्त भी कह रहे थे कि जी देर से फैसला आया है, दुरुस्त फैसला नहीं है। आप भी खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है। पहली बात तो यह है कि तारड़ साहब के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सैटरडे को हाई कोर्ट की डेट नहीं लगी थी। दूसरी बात, आपको इनकी फ्राइडे के बाद मंडे की समाअत कर दी गई थी, ये दुरुस्त बात है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, सैटरडे को जो फरमा रहे हैं, सैटरडे को डेट नहीं लगी थी, ना ही उस दिन हेयरिंग हुई थी, और फ्राइडे जिस दिन हुई था उस दिन भी इनके वकील साहब, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील साहब, जो शरीफ फैमिली के वकील हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी वही वकील मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट का काजी फाइसा साहब का जजमेंट है, सारे केसेस में वो हैं जी होंगे। मैं आपको जो बात वाज़ेह कर रहा हूँ आप बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गवर्नमेंट का अगर कोई वकील, गवर्नमेंट फंक्शनरी का अगर इंगेज करना हो, तो अटॉर्नी जनरल समेत तमाम वो सर्टिफिकेट देंगे कि हमारे में से कोई बंदा इस अहल नहीं है कि हम इस मुकदमे की पैरवी कर सकें। लेकिन इससे बावजूद बहरहाल वो फ्राइडे को बीमार हो गए, वो नहीं आए। मुझे ये बताएं, ये 10 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं था। जब आपने पहले दिन आमिर फारूक साहब ने अपील एडमिट की, और ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने एडमिट किया कि ये इसमें इलीगलिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ हैं। ये आप जल्दबाजी की बात कर रहे हैं कि भाई जो हुमायूं दिलावर के फैसले की बात कर रहे हैं, वो हमें 1 दिन भी नहीं मिला,
आपको उसकी मैं सीरीज ऑफ फैक्ट्स बता दूं। तमाम जो तारीखें हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन के गवाहान और उसके ऊपर जिरा के लिए थी। 1 अगस्त को सिर्फ हमारे ऊपर क्वेश्चनियर हमें दिए गए, 35 हमने सवालों के जवाब दिए। ट्रायल कोर्ट के ऊपर जाने से पहले मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप आज उन पर भी फिर भी तनकीद, अब ये भी तनकीद कर रहे हैं, आप भी तनकीद कर रहे हैं, हालांकि आज आपको रिलीफ मिला है। आज फिर इनको एक मेहरबानी करें, इनको कहें ये भी और हम भी मुतालबा करते हैं कि आइंदा आमिर फारूक साहब हमारे केस ना सुने क्योंकि वो मुतासिब हैं। इनको कहें ये भी आज मुतालबा कर दें ताकि ये बात तो ख़त्म हो ना, किसी इंडिपेंडेंट जज के पास जाएं। बकौल इनके उन्होंने तासुब का इजहार किया है, बकौल इन्होंने इनके उसने कंप्रोमाइज़ किया है, बकौल इनके वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो भाई ना सुने ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी यही हमारा मुतालबा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ना सुने जिनकी वजह से ये हुआ है, मगर बंदियाल साहब मैं नहीं इंटरफेयर करता। ज़ाहिर वो बंदियाल साहब मेरी बात सुन लें, मगर देखिए मेरी बात सुन लें, क्रॉस टॉक अच्छा ना हो ताकि बातचीत हो सके। मगर ज़ाहिर बंदियाल साहब पर, जैसे इजाजुल हसन साहब पर उन्होंने एतराज़ात किए थे, मगर वो फिर भी बेंच का हिस्सा रहे। आपके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ात थे, वो फिर भी बेंच का हिस्सा है। मगर मैं आज के जजमेंट पे जानना चाह रहा हूँ कि आज आप मुतमईन क्यों नहीं है जजमेंट से? आप आज भी क्यों तनकीद कर रहे हैं? 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिलीज मिला। इसलिए मुतमईन नहीं है, इसलिए मुतमईन नहीं है कि बड़े एहतराम के साथ हम गुजारिश करते हैं कि हमने पहले दिन कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये ऑर्डर सस्पेंशन के काबिल है तो आप सस्पेंड कर दें, वरना हमारी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दें। उन्होंने कहा मैं 4 दिन के अंदर अंदर इसकी डेट फिक्स होगी और आपका फैसला कर दूंगा। हमने कहा कल रख लें, परसों रख लें, क्योंकि काबिल हमने बहुत सारे और केसेस में जमानत पर हैं, वो हमारे लिए रास्ते में रुकावट ना बने। उन्होंने वादा किया ओपन कोर्ट में इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया कि मैं 4 दिन के अंदर अंदर इसको फिक्स करूंगा। पहली तारीख 17 दिन के बाद आई और 5 दिन इनमें आर्गूमेंट्स पे लगाए। जो केस ही 10 मिनट का है, आपने सस्पेंशन के होने करने या ना करने का फैसला करना है, जमानत करने या ना करने का फैसला करना है। उसके लिए आपने 25 दिन लगा दिए। कल आप जब इस बात पे साबित होता है कि ये इलीगल ऑर्डर है, मुझे बताएं कि 25 दिन की कंपनसेशन कौन करेगा? नंबर 2 हमने कहा बाकी केसेस हमारे इफेक्ट होंगे। मगर तारा साहब की तरफ जाने से पहले एक बात सिर्फ तारा साहब की तरफ जाने से पहले शिवसेना साहब, ये जो जहां आपकी इस बात में वजन है कि एक इंसान के 25 दिन का इजाला कौन करेगा, मगर तहरीक इंसाफ पर भी यही तो तनकीद होती थी कि मुतादिद लोग गिरफ्तार किए गए, बाद में केस खत्म हो गए। राना सनाउल्लाह साहब के 8-10 महीने का इजाला कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा का एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो गई हैं, उनके 2 महीने 10 दिन, फिर कैप्टन सफदर के 2.25 महीने, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब बरी हो गए उनके। ये तो अब एक रिवायत सी बन गई है ना, फिर किस किस का इजाला होगा? ये मामला तो रहे हैं, ये तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूं कि जब भी आपने सस्पेंशन का फैसला करना है, या करें या ना करें, आपका ये 10 मिनट का केस है, लेकिन उसमें हमने जिस बात का खदशे का इजहार किया था वो ये कहा था कि बाकी केसेस में जिनमें जमानत पर हम हैं वो केसेस मुतासर होंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया ओपन कोर्ट में कि आसिफ अली जरदारी का केस इस तरह का आया था, बाकी कोई केस आपका मुतासर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम ये प्रोटेक्टिव बेल की बात कर रहे हैं, हमें उसी पोजीशन पे लेकर जाइए जिस पोजीशन पे हम 5 अगस्त को थे। अब जो केसेस खारिज हुए हैं, आपने पैरवी पे खारिज हुए हैं। साहब एक और सवाल उठ रहा है, अब आज पता चला कि वो रिहाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि 30 अगस्त तक वो जुडिशियल रिमांड पर है। और ये बात आपने पिछले प्रोग्राम में, जब शेख शाहीन साहब भी आपके साथ थे, आपने हमारे प्रोग्राम में कर दी थी। जब आपको ये पता था तो आपको ये भी पता होगा कि कब इमरान खान साहब को जज साहब के सामने पेश किया गया या जज साहब इमरान खान साहब के पास गए ये जुडिशियल रिमांड देने के लिए, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं चल रहा है कि जुडिशियल रिमांड कैसे हो गया उनका। साइफर केस में जुडिशियल रिमांड तब दिया गया जब जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की गई, और जिस्मानी रिमांड की सदा इसलिए मुस्तरद की गई थी क्योंकि FIA की टीम उनसे जेल में तफ्तीश कर रही थी। और ये तो बड़ी हर जगह अखबार में, खबरों में हर जगह मौजूद है। मैं हैरान हूं कि बाबर अवान साहब ने ये बात अपनी कोर टीम को नहीं बताई। मैं खुद के बाबर अवान साहब ने फिजिकल रिमांड रिजेक्ट करवाया और 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया जो 30 तारीख तक है। देखिए यहाँ तो सिर्फ सेंटेंस सस्पेंशन है ना, तो ये 20 दिन को रो रहे हैं। नहीं मगर तारा साहब आप खुद वकील है ना, तारा साहब आप खुद वकील है। जुडिशियल रिमांड देने के लिए मुल्जिम का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना लाजमी है या नहीं है? ऐसे कैसे जुडिशियल रिमांड हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड की। नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ है, ओपन कोर्ट में बड़े सारे वकील बैठे थे
उस दिन जुडिशियल रिमांड इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? बाबर अवान साहब मौजूद थे, बाबर अवान साहब इनके काउंसिल हैं, बाबर अवान साहब से पूछे, बाबर अवान साहब ने क्यों ऑब्जेक्ट किया जुडिशियल रिमांड पे? जुडिशियल रिमांड बहुत फेयर एंड स्क्वायर मौके पे दिया गया है। जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के बाद, तफ्तीश के बाद, FIA की टीम की अटक जेल में तफ्तीश के बाद, ये तो 20 दिन को रो रहे हैं। जो लोग अक्विट हुए, जिनकी अपीलें मंजूर हुई, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहिद खाकान हैं, ये तो अभी सजा मुअत्तल हुई है, सजा खत्म नहीं हुई। उन लोगों को 3-3 साल आहा चीमा को रखा गया जिनकी अपीलें मंजूर हो गई और उनकी सजा खत्म हुई। तो सजा खत्म होना, सजा मुअत्तल होना दो फर्क चीजें हैं। जब अपील की स्टेज आएगी तो जरूर बात करेंगे किसको किसने अंदर रखा गया। ये स्टेज नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्ट सेंटेंस की वजह से रिहाई जो है वो ऑर्डर हुए हैं और सदर पाकिस्तान ने 6 महीने की सजा में कमी वाकई की 14 अगस्त को, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अपने ही पार्टी के चेयरमैन की खुद अपने हाथों से 6 महीने सजा कम कर दी, जो कि एक NRO की मुतरादिफ है कि सेंटेंस मजीद शॉर्ट हो जाए ताकि हम कोर्टों पे असरअंदाज हो सकें। मगर शेख शाही साहब, रिहाई कैसे होगी फिर इमरान खान साहब की? क्योंकि मुतादिद केसेस हैं, एक के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। साइफर केस 30 अगस्त तक आ गया, कल इस मामले को फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं इसको वाज़ेह तौर पर डिनाई कर दूं कि ना तो खान साहब को पेश किया गया, ना कभी जुडिशल या फिजिकल रिमांड के लिए अप्लाई किया, ना उनकी प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुआ, ना बाबर अवान पेश हुए, ना हम लोग में से कोई वकील पेश हुआ। हाँ, शाह महमूद कुरैशी के केस में हम पेश हुए हैं और परसों भी उनका फिजिकल रिमांड दिया गया था। उसकी हद तक केस आर्गू हुआ है, ना ही कोई और इसमें आर्डर है, ना ही इस तरह की कोई बात है। इसको मैं वाज़ेह कर दूं। दूसरी बात, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, केसेस के हवाले से हमने प्रोटेक्टिव बेल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्लाई कर दी है कि 5 अगस्त की पोजीशन में हमें वापस लाया जाए। और यही आमिर फारूक साहब का पहले दिन का आर्डर था कि मैं 4 दिन के अंदर फैसला करूंगा, और अगर आपको कोई ग्रीवेंस होगा, मैंने आसिफ अली जरदारी के केस में ऑलरेडी ये फैसला कर चुका हूं। और आपके सामने जब 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, जिसको सेटिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पोजीशन पे बहाल किया कि आप जाएं तमाम अदालतों में, आप अपने आप को सरेंडर करें और वहां उन मुकदमात में जो जमानत की पोजीशन में थे वो वापस उसी पोजीशन पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में जिस मजिस्ट्रेट ने बगैर प्रोटेक्शन आर्डर के ये रिमांड दिया था, उसको नौकरी से हाथ धोने पड़े थे, डिसमिस किया गया था उसको नौकरी से। आज वही पोजीशन इस जज ने की है। इस तरह का अगर कंप्रोमाइज के अब अगला जज टारगेट है, इनको बंदयाल के अलावा और मज़ाहिर नकवी के अलावा कोई सूट नहीं करता। अब ट्रायल भी वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में करवा ले। मेरा तो ख्याल है आप लीगल बात को लीगल तरीके से जवाब दें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं लीगल बात कर रहा हूं। जिस दिन फिजिकल रिमांड टर्न डाउन हुआ, उस दिन जुडिशियल रिमांड दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टडी में थे। इसलिए जिस्मानी रिमांड जब टर्न डाउन होता है तो जुडिशियल रिमांड के ऑर्डर साथ ही हो जाते हैं। इसमें कोई मजाइके की बात नहीं है। FIA की टीम जब गई है, उन्होंने तफ्तीश की है। ये तो बेहतर शोएब शाहीन साहब को पता होगा कि वो क्या सवाल जवाब करके आए साइफर केस में। मगर जब फिजिकल रिमांड टर्न डाउन हुआ, साथ ही जुडिशियल रिमांड हो गया, क्योंकि अक्यूज ऑलरेडी कस्टडी में था। ये नॉर्म है कि एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, उसको जुडिशियल रिमांड के लिए बुलाते हैं पहले, फिर उसका जुडिशियल रिमांड देते हैं। को प्रोड्यूस किए बगैर ऑर्डर हो सकता है। कल 30 अगस्त से देखते हैं कि कल इस हवाले से अदालत क्या फैसला करती है, क्या मामलात होते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और क्या मामलात हुए। हमारे साथ निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अदलिया पर और PDM की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही थी, और अब इल्ज़ामात का ये सिलसिला अदलिया के साथ साथ निगरान हुकूमत पर भी है कि कैसे आज जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, उसके बावजूद वो गिरफ्तार हैं, कब जज साहब के सामने पेश किया गया, क्या मामला हुआ। हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं। बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया। FIA आपके मातहत है, साइफर का इशू की तहकीकात कर रहा है। ज़ाहिर है जब ये खबर आई कि उन्हें एक और मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और उनका जुडिशियल रिमांड दिया हुआ है 30 अगस्त तक, तो वो ये सवाल उठा रही है तहरीक इंसाफ के भाई किस तारीख को पेश किया गया। मुल्जिम को जज साहब के सामने पेश किया जाना बड़ा लाजमी है जुडिशियल रिमांड के लिए। ये कब हुआ, कब नहीं हुआ, ये सारी मिली भगत है। जज साहब पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने भी जो टारगेटिंग का सिलसिला था उसको जारी रखे हुए हैं आप। शाहज़ेब भाई, आपका बेहद शुक्रिया। देखें, हम तो इम्पार्शल लोग हैं। ये इदारे, चाहे FIA है, चाहे पुलिस है, ये अपने एक तरीके से डेली के जो मामलात हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं।
तो जो मुलज़िम उनके पास होते हैं वो मुलज़मान को कोर्ट में पेश करते हैं, और अगर कोई दूसरी FIR हो, पूरे पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि अगर आप एक FIR में बरी हो भी जाएं तो आप पर जो दूसरी FIR है उसका ट्रायल शुरू होता है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कुछ मुलज़मान जो हैं उनका ट्रायल चल रहा होता है क्वेटा में, और जो दूसरी FIR है वो कराची में है, तो वो ट्रायल कोर्ट जब फैसला सज़ा सुना भी देती है तो दूसरी ट्रायल कोर्ट फिर उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, और ये इदारे अपने उसके ऐसा मगर उसमें होता है ना कि अगर किसी केस में रिमांड लेना है, चाहे फिजिकल या जुडिशियल, और जज साहब का तो 16 अगस्त का ऑर्डर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि फिजिकल रिमांड को वो डिक्लाइन कर रहे हैं, जुडिशियल रिमांड 30 अगस्त तक दे रहे हैं, और तहरीक इंसाफ कह रही है भाई पता तो हो ना, हमारा कोई वकील पेश हुआ है, ना ही इमरान खान साहब खुद पेश हुए हैं, मुलजिम का वहाँ होना, वकील का होना, कुछ भी नहीं हुआ, और ये कब हो गया। तो कह रहे हैं जज साहब पे भी वो सवाल उठा रहे हैं, और ज़ाहिर FIA क्योंकि आपके मातहत है और ये गिरफ्तार रखने के लिए रिमांड उन्होंने मांगा है, तो आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये मिली भगत के तहत हो रहा है ताकि इमरान खान साहब को बाहर ना निकलने दिया जाए। देखिए, मैं इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे किसी वक्त भी लगा सकता है, और इल्ज़ामात जो हैं वो लगाना तो आसान है, उनको प्रूव करना ज़रा मुश्किल होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर चीज़ों का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। हम रोज़मर्रा के पॉलिसी मेकिंग में हमारा इतना ही रोल है कि ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इदारे अपनी उसमें चल रहे होते हैं, और जो उनको प्रोसीजरल जो उनके वो होते हैं, जैसे एक मुलजिम होता है तो हम एज अ मुलजिम ही किसी को ट्रीट करते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक ज़ाहिर खान साहब एक जमात के सरबराह रहे हैं, दो के अभी नाअहली आज उनकी ख़त्म हुई है, लेकिन आया वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है तो नाअहली नहीं ख़त्म हुई है, सज़ा मुअत्तल हुई है, नाअहली है जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो फिर ये आप दुरुस्तगी का शुक्रिया। तो वो एक रहे हैं किसी पार्टी के चेयरमैन, तो ज़रूर अहम होंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि बाकी काम छोड़ के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। शाहज़ेब भाई इतना कोई वो नहीं है। मगर साहब फिर जो ज़ाहिर ये बार बार कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त आएगा, चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, मजीद गिरफ्तारियाँ MPO हो, दीगर मामलात हों, या फिर जो मुतादिद उनके केसेस हैं उनमें हो, और फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होंगी, उन्हें इलेक्शन के लिए पेपर्स तक नहीं फाइल करने दिए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ उनकी हो रही होंगी, जो रुपूश है वो भी हो रहे होंगे। ऐसा कोई प्लान है आप लोगों का? देखिए, अजम्पशंस पे तो बात नहीं की जा सकती है। कोई ऐसा प्लान जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई ऐसा प्लान जो गैर कानूनी हो, उस तरह का कोई प्लान ज़ेर गौर नहीं है। अब ये लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जी FIR है इतनी ज़्यादा, तो भाई जब इंसिडेंट ज़्यादा होंगे, जब आपके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद लाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप किस तरीके से एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ अडॉप्ट किया गया उस वक्त की अपोजिशन से। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लॉ को वायलेट किया जाता है। कहीं आप दफ़ा 144 की वो कर रहे होते हैं, कहीं आप इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। जितने इंसिडेंट होंगे वो अनरिकॉर्डेड तो नहीं जाएंगे। आप दिन में 100 दफ़ा कानून तोड़ेंगे तो 100 दफ़ा आप पर FIR होगी। अगर आप एक सिग्नल शारा फैसल पे तोड़ते हैं, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आप डिफेंस पे तोड़ते हैं, तो ये तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्योंकि शारा फैसल पे FIR होगी तो आप डिफेंस पे ना करें। जैसे ईमान मज़ारी साहिबा हैं, उनके ऊपर एक पहले वाले मामले में उनको बेल मिलती है, दूसरी FIR हो जाती है, दूसरे में जैसे बेल का होने लगता है तो एक 26 तारीख को FIR होती है। एक शख्स आता है कि ये मुझसे पैसे लेने के लिए मिलते थे क्योंकि जल्द से हो सकें, अफवाज के खिलाफ बात कर सकें, मगर FIR वो 26 को कराता है, वाकया वो 5 तारीख का बताता है, यानी 21 दिन बाद, और ये उसी दिन FIR होती है जिस दिन बेल एप्लीकेशन फिक्स हुई होती है ईमान मज़ारी साहिबा की कि यहाँ बेल हो जाएगी तो दूसरे केस में धर ली जाएंगी। तो ये जो मामला है, देखें शाहज़ेब भाई, ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो हमारी PTM की क़यादत के साथ एक मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात के तहत उन्होंने तरनोल में एक जलसा किया, और उस जलसे में बावजूद इसके कि ये तय पाया था कि सिर्फ PDM की क़यादत होगी, लेकिन खैर वो राइट टू प्रोटेस्ट हर एक का है, वो उस जलसे में गई। और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, क्या हमारा लॉ ये नहीं कहता कि हम अपने डिफेंस फोर्सेस को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते? और चलें, तनकीद तो जायज़ है, लेकिन इन्होंने तो वो तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी।
आज आप कह दें कि रोज़ाना की बुनियाद पे 4 से 5 हमारे फ़ौजी जवान शहादत के रुतबे पे फायज हो रहे हैं। वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक जंग चल रही है और टीटीपी का और दहशतगर्दी का जो राइज़ है इस मुल्क में वो पिछले 8 महीनों में कोई 50% अबव हो चुका है। अब ऐसे माहौल में जब आप उनको ही दहशतगर्द कहेंगे तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर मसला ये है कि आपने इस हवाले से उनके खिलाफ केसेस किए। पहला केस था, उस पर बेल हो गई, दूसरा केस था, उस पर बेल हो गई। जो तीसरा केस है वो उनकी तकरीर से मुतालिक नहीं है। एक शख्स उठता है 26 तारीख को और कहता है कि 5 तारीख को मुझे ये मिले थे, इसके अलावा इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, फिर मुझे धमकियां देना शुरू की, इन्होंने ये तमाम रकम जमा करके ना सिर्फ अपने कब्जे में कर ली मुझसे रकम लेके, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, होटल में रिहाइश, जलसे जुलूस के अखराजात और दीगर अखराजात की मद में भी रखे। अब ईमान मज़ारी साहिबा की जो लॉयर हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बयान दे दिया आयोग को, और उन्होंने कहा है कि एक तो वो कभी इस शख्स से नहीं मिली हैं और उन्होंने कभी इससे पैसे नहीं लिए हैं। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की भी सारी डिटेल्स दे दी हैं कि पुलिस जाके वेरीफाई कर ले। अपना फ़ोन, लैपटॉप वो पहले उनकी कस्टडी में है, उसके भी उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो देने को तैयार हैं। अब एक शख्स उठता है उसके कहने पर कि जिससे पैसे लिए हैं ताकि फ़ौज के खिलाफ कर सके, और उनकी एक और गिरफ्तारी डाल दी जाती है और फिर रिमांड ले लिया जाता है। देखें, ये जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है हमारे मुल्क में, कोई भी शख्स किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, जज साहब रिमांड देते हैं 1 दिन का 2 दिन का, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट्स मौजूद हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आया ये जो FIR हुई है ये दुरुस्त है या गलत है। अब जिस शख्स को, क्योंकि ये मुझे अख्तियार हासिल है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कल दरख्वास्त दे सकता हूँ, उसके बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। कानूनी तौर पे बसा औकात हमने ऐसा भी देखा है कि लोग प्राइवेटली आके एप्लीकेशंस देते हैं और पुलिस अगर कहीं वो उस इन्वेस्टिगेशन को या उस FIR को चाक नहीं करती है तो हमारी कोर्ट्स इंटरवीन करती है कि आप फ़ौरन इसकी FIR चाक करें। तो फिर इस शख्स से कितनी, ये जो शहजाद शाद है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। ये जो शहजाद शाद है जिसने इन्फॉर्मेशन दी और FIR कराई है, उससे कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है? कहाँ कहाँ उसके बैंक अकाउंट्स देखे गए, पैसे की क्या एविडेंस देखी गई है कि जी पैसे की एविडेंस, या फिर जो थ्रेट उसको मिले हैं वो कह रहा है मुझे धमकियाँ दी गई, कहाँ धमकियाँ दी गई, कौन से मोबाइल मैसेजेस, कौन सी कॉल्स, कौन सी मुलाकातों का, पैसे की ट्रांसफर का एविडेंस उसने दिया है? देखिए, अभी ये तो प्री मेच्योर है कुछ कहना। अभी इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बताया कि हो रही हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो कोर्ट में पेश की जाएंगी। अगर मज़ारी साहिबा बेगुनाह होंगी, उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, तो उनको रेमेडी मिल जाएगी कोर्ट से। ये फैसला तो कोर्ट ने करना है। ये जब मिल जाएगी तो क्या फिर एक और FIR हो जाएगी? क्योंकि आमतौर पर ख़वातीन का जुडिशल रिमांड होता है और वहीं जाकर तहकीकात उनसे कर ली जाती हैं। उनका 3 दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया है, 2 में बेल हुई, तीसरा हो गया, तीसरे में होगी तो क्या चौथा हो जाएगा और फिर गिरफ्तार हो जाएंगी मुफ्ती साहब? क्या ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन हैं उन सबके साथ कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट है कि वो जियो के टॉप स्लॉट में आके उनको डिस्कस किया जाए फॉर 10-15 मिनट्स जो मुलज़मा है? ऑफ कोर्स नॉट। अब मामला ये है कि तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उन सब की भी बात करूं, या आप ये कह रहे हैं क्योंकि अगर उन सब की बात नहीं हुई है तो ईमान मज़ारी की भी नहीं बात करूं? नहीं, दैट इज़ योर चॉइस। आप जिसकी भी बात करें, मैं कौन होता हूं? तो फिर मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप उनका जवाब दे दें, वरना जो दूसरी भी हैं जिनके साथ भी ईमान मज़ारी वाला सलूक हो रहा है उनको भी रिलीफ दे दें। देखें, मैं तो मुलज़मा के तौर पे देखता हूँ। अब ये अदालत ने फैसला करना है। अगर वो बेगुनाह हुई तो अदालत उनको रिहा कर देगी। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। आज एक और रिलीफ की अवाम तवक्को कर रही थी, मगर IMF का इस वक्त खबरें आ रही हैं कि अभी तक नोट नहीं मिला है हुकूमत को। बात करेंगे ब्रेक के बाद। अवाम बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। निगरान हुकूमत आते ही शदीद दबाव में है कि अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे, क्योंकि PDM हुकूमत IMF से मुआहदे के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा कर गई है। बगैर टैक्स रिफॉर्म्स किए 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रख गई है और उसका भी बड़ा हिस्सा आवाम से टैक्सों की सूरत में बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जा रहा है। निगरान हुकूमत गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने पर इजलास करने के बाद अब इस फैसले पर पहुंची है कि वो आवाम को फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं दे सकती है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने वजारत तवानाई की जानिब से दी गई सिफारिशात पर IMF से रुजू करने का फैसला किया है। IMF की मंजूरी के बाद आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। इसलिए निगरान हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये है
कि अवाम को रिलीफ कैसे फराहम करे। जबकि आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा, मेहताब हैदर और राव मोहम्मद अनीस की खबर के मुताबिक निगरां हुकूमत मुमकिन तौर पर अगस्त और सितंबर के महीने के बिलों में अवाम को फौरी रिलीफ फराहम कर सकती है और ये रकम सर्दियों में 6 माह के बिलों में तकसीम करके अवाम से वसूल कर ली जाएगी। और जहाँ तक बिजली के बिलों में टैक्स कम करने का सवाल है, जिसमें सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों पर सरचार्जेस शामिल हैं, तो इसके लिए वजारत खजाना को IMF को एतमाद में लेना होगा। मगर खबर के मुताबिक ऑफिशियल्स का कहना है कि IMF मुमकिन तौर पर 9,200 अरब रुपए के टैक्स टारगेट पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब भी मौजूद हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अवाम शदीद परेशान है। ऐसा लगा कि निगरां हुकूमत एक के बाद एक इजलास कर रहे थे निगरां वज़ीर आज़म के, फौरी तौर पर कोई स्ट्रैटेजी सामने आएगी, कोई रिलीफ सामने आएगा। क्या हुआ है कि मामला नहीं हुआ? आपकी अपनी स्टोरी है कि IMF से पैक्ड है सब कुछ, क्या हो रहा है? जी देखें, बेसिकली ये जो IMF का प्रोग्राम है उसमें 2 टारगेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट का और उसके साथ प्राइमरी सरप्लस चूँकि हमने अचीव करना है। दूसरा ये है कि जो सर्कुलर डेट है उसकी अमाउंट भी हमने IMF के साथ तय की हुई है और जो टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं वो भी कोई 900 अरब रुपए से ज़ायद की IMF के साथ एग्रीड है। अब हुकूमत के पास ना तो टारगेटेड सब्सिडीज़ के लिए इसके अलावा स्पेस है और जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है या डेफिसिट का टारगेट है उसको भी ब्रीच नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत के पास अगर ये 2 फिस्कल इंसेंटिव्स देने के काबिल नहीं है तो हुकूमत के पास यही है कि वो स्टैगर करे वो जो एनुअल रिबेसिंग की है और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा हुआ है जो कि तकरीबन 35 से 36 रुपए ऑन एवरेज था, जो कि 50 रुपए पर यूनिट तक पहुंच गया है और उसकी वजह से 2 माह का इकट्ठा जो बिल है वो उसके अंदर इजाफा किया गया है। तो हुकूमत यही कर सकती है कि उसको अगस्त और सितंबर के जो बिल्स हैं उनको आगे विंटर में जो है वो स्टैगर करके फेज्ड मैनर में उन कंज्यूमर से हासिल किया जाए जो कि लोवेस्ट साइड पे बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी लिमिट क्या है, इस बात की इजाज़त लेने के लिए IMF से रजू करने का फैसला हुआ है। आज रात को या प्रोबेबली कल तक IMF को इसके बारे में एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा भी एक इशू है और वो इशू ये है कि जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है वो भी करनी है। वो भी हुकूमत IMF से ये ख्वाहिश रखती है और इस बात को पेश करेगी कि उसको भी स्टैगर करके जो है वो इजाफा किया जाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पे IMF की एंडोर्समेंट लेनी ज़रूरी है बिफोर मेकिंग एनी अनाउंसमेंट। ये जो स्टैगर करने वाला मामला है इस पर हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि IMF से रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि टैक्स के मामला के हवाले से तो आपकी स्टोरी है कि कोई तवक्को नहीं है वजारत खजाना को कि इस पे कोई रिलीफ मिल सकता है जितने एडिशनल टैक्सेस लगे हुए, क्योंकि 9,200 अरब रुपए का टारगेट है, रिफॉर्म्स कोई किए नहीं है। जो स्टैगर किया जा सकता है वो किया जा सकता है कि आपने जो रीबेसिंग की है और 7 रुपए पर यूनिट जो है वो IMF के एग्रीमेंट के मुताबिक और नेपरा की डिटर्मिनेशन के मुताबिक आपने इंक्रीज किया है, वो जुलाई में चूंकि इम्प्लीमेंट हुआ है, हुकूमत ने जुलाई में उसको वसूल नहीं किया पिछली हुकूमत ने, तो अगस्त में ये 14 रुपए इजाफा हुआ है। ये जो 14 रुपीज़ है इनको स्टैगर किया जाए फॉर दोज कंज्यूमर्स जो कि एक हद से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी ये सारे जो कंज्यूमर्स हैं जो हायर ब्रैकेट्स में हैं उनके लिए शायद नहीं होगा, जो लोअर ब्रैकेट्स में है शायद उनके लिए होगा। तो ये वहाँ पे जो है वो रिलीफ दी जा सकती है। टैक्सेस में किसी तौर पे भी इसको स्टैगर करने की IMF इजाज़त नहीं देगा। मतलब और क्या वजह है कि जो कम्युनिकेशन है निगरां हुकूमत की आने के बाद, जाहिर है जो क्राइसिस है उसकी जिम्मेदार निगरां हुकूमत नहीं है, मगर एक कम्युनिकेशन का फुकदान नज़र आ रहा है। चाहे नई वज़ीर ख़जाना साहिबा हो, इस वक्त हमें नज़र आता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, रुपए की कदर को लेकर अनसर्टेनिटी है। इंटरवीन ना करें मगर कम अज़ कम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आए, कम अज़ कम कोई एक्सप्लेनेशन आए, एक बयान आए, वो अनसर्टेनिटी को ख़त्म करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, वो भी नहीं नज़र आ रहा है। क्या वजह है? देखें, बिल्कुल आपने हिट टू द नेल वाली बात की है जी। इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस तरह से महसूस हो रहा है कि जैसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप ये देखें कि ना सिर्फ जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अभी तक जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, और वो प्रेस रिलीज भी ये थी कि 2 प्रेस रिलीज है। एक प्रेस रिलीज ये कि उन्होंने चार्ज रिज्यूम कर लिया है, कल की प्रेस रिलीज थी जो ECC को उन्होंने चेयर किया है। इसके अलावा मार्केट्स को किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन ना तो करेंसी के हवाले से ना बाकी मैक्रो इकोनॉमिक जो डिटोरेशन हो रही है उसके हवाले से किसी किस्म की
कोई भी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नहीं आई। और आप ये भी देखें, जो एडवाइज़र टू पीएम ऑन फाइनेंस हैं, उनके बारे में भी ये खबरें भी चल रही हैं, लिखा भी जा रहा है कि शायद दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। जो भी सूरत हाल है, कम से कम लोगों के साथ और मार्केट के साथ कम्युनिकेट करें, ताकि लोगों को जो अनसर्टेनिटी है उसको कम करने में मदद मिल सके, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं कि हुकूमत IMF को मनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।